नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। आपको याद होगा कि हमने आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए पीटी स्पेशल नाम से एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य पिछले साल की जो ज़रूरी घटनाएं रही हैं, जो घटनाएं आपके लिए आपके प्रश्न पत्र के लिहाज से ज़रूरी साबित हो सकती हैं, उन घटनाओं को एक बार फिर से रिवाइज करना है, उनके स्टैटिक पोर्शन को एक बार फिर से रिवाइज करना है, ताकि अगर उनसे जुड़ा कोई भी सवाल आपके प्रश्न पत्र में आता है तो आप उन्हें आसानी से हल कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर सितंबर महीने में पॉलिटी की जो खबरें रही हैं साल 2022 की, उन खबरों पर एक बार फिर से नज़र डालेंगे। उन खबरों से जुड़े जो दूसरे पहलू हो सकते हैं, जो स्टैटिक पोर्शन हो सकता है, उस स्टैटिक पोर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो ज़ाहिर तौर पर ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी पहली खबर देखते हैं। आज की हमारी जो पहली खबर है वो देशद्रोह कानून यानी सेडिशन के लॉ से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में क्यों आई? तो खबर चर्चा में आई क्योंकि एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में अपराध 2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2021 में असम में देशद्रोह के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे और दूसरे नंबर पर आया था हरियाणा। तो पहले नंबर पर था असम और दूसरे नंबर पर था हरियाणा। इसके अलावा पिछले 8 सालों से भारत में देशद्रोह के जो मामले दर्ज हो रहे हैं, उन मामलों में भी असम का जो नंबर है वो सबसे शीर्ष स्थान पर है। पिछले 8 सालों में भारत में देशद्रोह से जुड़े तकरीबन 475 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 69 मामले केवल असम में दर्ज किए गए थे। और ये जो पूरी रिपोर्ट थी, ये असम के लिहाज से भारत में देशद्रोह के कानून के लिहाज से बहुत ज़रूरी थी, उसके विश्लेषण के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब आगे बढ़ते हैं और भारत में देशद्रोह कानून की बात करते हैं। तो भारत में देशद्रोह कानून का जो हमें जिक्र देखने को मिलता है वो हमें आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 124 ए में देखने को मिलता है। इस पूरे कानून की उत्पत्ति मुख्य तौर पर इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी के आसपास हुई थी, क्योंकि वहां पर जो मंत्री लोग थे, जो तमाम शासक वर्ग था, उसका मानना था कि जो राजा होता है वो सबसे प्रमुख होता है और सबसे सच्चा होता है और राजा के खिलाफ किसी भी आवाज को दबाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और राजा के खिलाफ इसी आवाज को दबाने के लिए इंग्लैंड में देशद्रोह के कानून को पेश किया गया था। लेकिन अब ये कानून भारत में भी आ गया है। भारत में मुख्य तौर पर भारतीय जो दंड संहिता है, जो आईपीसी है, ये उसका हिस्सा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आईपीसी को भारत में 1860 में लागू किया गया था। आईपीसी को 1860 में लागू किया गया था, लेकिन जब आईपीसी को लागू किया गया था तब देशद्रोह का कानून आईपीसी का हिस्सा नहीं था। कहा जाता है कि उस समय बहुत गलती की वजह से ये कानून छूट गया था, लेकिन इस गलती को बाद में सुधारते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1870 में इस कानून को आईपीसी में शामिल कर दिया। अब क्या कहता है ये कानून? धारा 124 से क्या कहती है? तो धारा 124 से देशद्रोह को एक ऐसे अपराध के तौर पर, एक ऐसे क्राइम के तौर पर परिभाषित करती है जिसके माध्यम से सरकार के प्रति मौखिक तौर पर, लिखित तौर पर, जिसमें शब्द शामिल होते हैं, या फिर सांकेतिक तौर पर या दृश्यों के रूप में घृणा या फिर अवमानना पैदा करने की या उत्तेजना पैदा करने की कोशिश की जाती है। सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है, जैसे कि हमें 17वीं शताब्दी में राजा के खिलाफ देखने को मिला था। तो यहाँ पर सरकार को एक राजा के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई है। तो इस कानून में यही कहा गया है कि अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार के खिलाफ घृणा फैलाते हैं, तो इस पूरे अपराध को देशद्रोह यानी सेडिशन का अपराध कहा जाएगा। अब इस पूरे अपराध को लेकर सजा किस तरह की दी गई है? तो देशद्रोह का जो अपराध है वो एक गैर जमानती अपराध है। यानी अगर आपके ऊपर सेडिशन लॉ लगाया जाता है तो आपको जमानत नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा इसमें 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। तो 3 वर्ष तक की जो सजा है वो तो न्यूनतम सजा है और इस सजा को आगे चलकर उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही एक प्रावधान ये भी है कि जिस व्यक्ति पर सेडिशन लॉ लगता है उस व्यक्ति को कभी भी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा उसके पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया जाता है, यानी वो व्यक्ति भारत को छोड़कर किसी दूसरे देश में भी जा नहीं सकता। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है कि जब भी उसे कोर्ट अपने समक्ष बुलाए तो उसको कोर्ट के सामने पेश होना होता है।
यानी कि वो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक अपने शहर को छोड़कर भी नहीं जा सकता। तो ये तो सज़ा की बात हुई। इसके अलावा एक विशेष बात ये देखने को मिली, एक बड़ा डेवलपमेंट तब आया जब साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124 ए के प्रयोग पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरी धारा के तहत भारत में नए केसेस को, नए मामलों को तब तक दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक इस पूरी धारा पर सरकार द्वारा या फिर विशेषज्ञों द्वारा पुनः विचार नहीं कर लिया जाता। इस पूरी धारा पर एक नए सिरे से विचार करने की जरूरत महसूस की गई और ये 152 सालों में, पिछले 152 सालों में पहली बार था जब भारत में 100 धारा 124 ए के प्रयोग पर, इसके ऑपरेशन पर रोक लगाई गई थी। तो ये तो सेडिशन लॉ की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी अगली खबर जो है वो निवारक निरोध कानून को लेकर है, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कानून है भारत में, उस कानून से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि एनसीआरबी, हमने एनसीआरबी पर पहले भी बात की। एनसीआरबी की फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए, जिन आंकड़ों से ये पता चला कि साल 2021 में भारत में अपराध के मामलों में, खासतौर पर जो लोग निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार हुए थे, जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार हुए थे, ऐसे मामलों में भारी वृद्धि देखने को मिली है। साल 2020 में जितने भी मामले थे, साल 2021 में उन मामलों में तकरीबन 23.7% की वृद्धि आई है। आंकड़ों के मुताबिक, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 के अंत में तकरीबन 24,500 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए थे निवारक निरोध कानून के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत। क्या कहता है ये कानून, क्यों हिरासत में लिए गए थे, उसकी बात करें तो ये जो पूरा कानून है ये सरकार को एक सांविधिक शक्ति प्रदान करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रदान करता है, जिसके माध्यम से सरकार किसी अपराध को होने से पहले ही रोक सकती है। यानी अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है, तो सरकार उस अपराध को रोकने के लिए उस व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है ताकि उसको अपराध करने से रोका जा सके। तो इस तरह से ये जो पूरा कानून है, ये कानून भारत में अपराध के लिए दंड नहीं देता, बल्कि ये कानून अपराध को होने से रोकने की कोशिश करता है। इसमें सजा की बात करें तो इसमें किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीनों तक जेल में रखा जा सकता है, और अगर सरकार उस व्यक्ति को ज्यादा समय तक, 3 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रखना चाहती है, तो इसके लिए एक विशेष सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा, और ये विशेष सलाहकार बोर्ड इस बात की समीक्षा करेगा कि आखिर उस व्यक्ति को जेल में रखा जाना चाहिए या फिर नहीं रखा जाना चाहिए, और इसी बोर्ड की सलाह पर उस व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा समय तक निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत रखा जा सकता है। इसके अलावा इस पूरे विषय को लेकर के किस किस कानून के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है, उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा अलग अलग तरह के कानून बनाए गए हैं। हम केंद्र के कानूनों की बात करें तो इन कानूनों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम शामिल है। इसमें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम। तो इस तरह के बहुत सारे अधिनियम हैं, जिन अधिनियमों के तहत, जिन कानूनों के तहत केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को अपराध होने से पहले ही हिरासत में ले सकती है। तो ये तो कानूनों की बात हुई। इसके अलावा इस पूरे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है उसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग डिसीजन में, बहुत सारे डिसीजन में निवारक निरोध कानून को संज्ञान में लिया है, इस पूरे विषय को लेकर अपना विचार प्रकट किया है। एक हालिया डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो निवारक निरोध का कानून है वो एक आवश्यक बुराई है। यानी कि यहाँ पर दो शब्द हैं। सबसे पहला तो ये कि निवारक निरोध का कानून भारत के लिए आवश्यक है, भारत के लिए जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि एक बुराई की तरह भी है, यानी कि इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारत में इस कानून का संयमित उपयोग किया जाना चाहिए, बहुत जुडिशियल तरीके से इसका उपयोग सुनिश्चित हो ताकि बहुत कम मामलों में इसका इस्तेमाल हो। और इसी को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं। क्या है गाइडलाइंस? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि जो भी कोर्ट इस बात की समीक्षा कर रही है या फिर जो भी अथॉरिटी इस बात की समीक्षा कर रही है, उस समीक्षा को, उस पूरी अथॉरिटी को सबसे पहले इस बात पर विमर्श करना चाहिए कि क्या उस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारत में कोई और कानून मौजूद नहीं है, और अगर कोई कानून मौजूद नहीं है, केवल उसी स्थिति में हमें निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा यह भी गाइडलाइन दिया गया कि
इसका उपयोग केवल कुछ सीमित स्थितियों में, बहुत लिमिटेड जो सिचुएशंस हो सकती हैं, उन्हीं सिचुएशंस में हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात हुई। आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो अनुसूचित जनजातियों की सूची से जुड़ी हुई है, लिस्ट से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा भारत की 4 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल किया गया था। कौन कौन सी है वो जनजाति? तो इनमें शामिल है हिमाचल प्रदेश की हट्टी जनजाति, इसके अलावा तमिलनाडु की 2 जनजातियां थी, नारी कोरवन और कुरीविक्रन जनजाति। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बिंझिया जनजाति भी इसमें शामिल थी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अपने डिसीजन में उत्तर प्रदेश की गोंड जनजाति को अनुसूचित जाति की सूची से निकालकर अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट की सूची से निकालकर शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची में शामिल कर दिया। तो ये तो हालिया खबर की बात हुई, संदर्भ की बात हुई। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आखिर भारत में किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में, लिस्ट में किस तरह से शामिल किया जाता है। तो किसी जनजाति को अगर अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल होना है तो इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत राज्य के स्तर पर होती है। राज्य सरकार सबसे पहले इस बात की समीक्षा करती है और उस समीक्षा की रिपोर्ट को, अपनी सिफारिशों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है। और ये जो रिपोर्ट आती है ये केंद्र सरकार के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय के पास आती है। इसके बाद जब मंत्रालय के पास रिपोर्ट आ गई तो मंत्रालय उस रिपोर्ट की समीक्षा करता है। वो जो जिस जनजाति की बात हो रही है उस जनजाति की स्थिति की समीक्षा की जाती है और अंततः ये तय किया जाता है कि ये जनजाति लिस्ट में शामिल होगी या फिर नहीं होगी। और अगर नहीं होगी तो वहीं पर रिपोर्ट समाप्त हो जाती है, और अगर होगी, अगर उसे शामिल करने पर विचार बनता है तो उस विचार को, उस पूरी रिपोर्ट को आगे चलकर भारत के महापंजीयक के पास भेजा जाता है, जो कि उस पूरी जनजाति की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या की समीक्षा करते हैं, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की समीक्षा करते हैं और इसके बाद इनकी रिपोर्ट को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सामने पेश किया जाता है और इसके बाद आयोग निर्णय लेता है और अंत में जो निर्णय लिया जाता है वो केंद्रीय कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाता है कि आखिर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, और इसके बाद शामिल कर लिया जाता है। तो ये तो पूरी प्रोसेस की बात हुई, पूरी प्रक्रिया की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी अगली खबर है अनुसूचित जातियों की समीक्षा के लिए एक पैनल से जुड़ी हुई। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि कई जानकारों द्वारा, कई विशेषज्ञों द्वारा भारत में एक ऐसे राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने की बात की गई, सिफारिश की गई, इसकी मांग की गई, जो कि भारत में अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक यानी उनकी एजुकेशन का जो लेवल है उस बात का अध्ययन करेगा। इसके अलावा ये समिति, ये जो पैनल होगा, ये मुख्य तौर पर इस बात पर विशेष जोर देगा कि भारत में धर्म परिवर्तन किए जाने के बाद लोगों की स्थिति में, खासतौर पर शेड्यूल कास्ट के लोगों की स्थिति में क्या बदलाव आता है, उस बदलाव का अध्ययन किया जाएगा। ये खबर चर्चा में क्यों आई? तो खबर चर्चा में इस लिहाज से आई क्योंकि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में ये कहा गया था कि भारत में जो लोग ईसाई या फिर इस्लाम धर्म अपनाते हैं उन लोगों को भी शेड्यूल कास्ट के सदस्यों को जो आरक्षण का लाभ मिलता है उन लोगों को भी ये लाभ दिया जाना चाहिए। क्यों? उस याचिका में ये तर्क दिया गया था कि धर्म परिवर्तन के बाद भी लोगों की स्थिति में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ सबसे विशेष बात ये थी कि ये पहली बार नहीं था जब इस प्रकार की कोई समीक्षा की गई थी। इससे पहले साल 2007 में रंगनाथ मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भी इस तरह की सिफारिश की थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश दी थी कि भारत में जो शेड्यूल कास्ट का दर्जा है, उसका जो स्टेटस है, इसके अलावा उससे जुड़ा जो आरक्षण है, उस आरक्षण को धर्म तटस्थ बनाए जाने की जरूरत है। जैसे कि भारत में शेड्यूल ट्राइब का दर्जा है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म में जुड़ा हो, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो ईसाई धर्म में हो, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, किसी भी व्यक्ति को बिना धर्म की अनुमति लिए शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जा सके, ऐसी सिफारिश जो है वो हमें रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में देखने को मिली थी। तो ये तो आयोग की रिपोर्ट की बात हुई, हालिया संदर्भ की बात हुई। इसके अलावा अनुसूचित जातियां क्या होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अनुसूचित जातियां मुख्य तौर पर ऐसी जातियां हैं जो बहुत प्राचीन समय से अनटचेबिलिटी की कुप्रथा का सामना कर रही है।
और इस कुप्रथा की वजह से, इस बैड प्रैक्टिस की वजह से उनका सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक स्तर जो है, एजुकेशन का जो लेवल है, वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा इन जातियों को अनुसूचित जातियों का जो दर्जा मिलता है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत दिया जाता है। और ये जो अनुच्छेद है, ये कहता है कि भारत में केवल 3 धर्मों से जुड़े लोगों को ही शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जा सकता है। इसमें हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म शामिल हैं। तो यदि कोई व्यक्ति इन 3 धर्मों से जुड़ा हुआ है, उसी व्यक्ति को केवल भारत में शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिल सकता है। तो ये तो शेड्यूल कास्ट की बात हुई। इसके अलावा भारत में शेड्यूल कास्ट से जुड़ी जो संवैधानिक प्रावधान हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला और सबसे विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 15(4) में, जो कि सरकार को ये जिम्मेदारी देता है कि सरकार जो भारत के संवेदनशील वर्ग हैं, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी शामिल हैं, उनके उन्नति के लिए, उनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करेगी। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है, और साथ ही अनुच्छेद 46 राज्य यानी सरकार को, केंद्र सरकार को, संघ सरकार को ये जिम्मेदारी देता है कि वो संवेदनशील वर्गों के शैक्षिक और सामाजिक हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। उनके लिए तमाम प्रावधान किए जाएंगे, और इन संवेदनशील वर्गों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भी शामिल है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 संसद में और मोर स्पेसिफिकली लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, और जो अनुच्छेद 332 है, वो राज्य विधानसभाओं में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। तो ये तो आरक्षण से जुड़े, इसके अलावा अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े तमाम प्रावधान हुए। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है, वो केंद्र और असम के सशस्त्र समूहों के बीच जो एक समझौता हुआ है, उस समझौते से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि साल 2022 में असम में हमें एक त्रिपक्षीय समझौता देखने को मिला। इस त्रिपक्षीय समझौते पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए, इसके अलावा असम सरकार ने हस्ताक्षर किए, और साथ ही इस पूरे समझौते पर असम के 8 सशस्त्र समूहों, जो कि आदिवासी समूह थे, जो कि हथियारों के जरिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन समूहों ने भी हस्ताक्षर किए। और इस पूरे समझौते का प्राथमिक उद्देश्य इन आदिवासी समूहों को, इसके अलावा इन समूहों से जुड़े लोगों को भारत की राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ना है, और उन्हें राजनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा एम्पावर बनाना है, सशक्त बनाना है। जरूरत क्यों पड़ी इस समझौते की? तो इस समझौते की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, खासतौर पर असम का और उसके आसपास का जो इलाका है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बहुत सारे देशों के साथ। तो ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में हमें बहुत व्यापक लेवल पर प्रवास देखने को मिलता है, माइग्रेशन देखने को मिलता है, और अवैध प्रवास, इलीगल जो माइग्रेशन है, वो इस क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे में यहाँ पर बाहरी लोगों की जो जनसंख्या है, जो संख्या है, वो लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में हमें एक जनसंख्या असंतुलन देखने को मिल रहा था, और लोगों के बीच, खासतौर पर आदिवासी समुदायों के बीच ये डर था कि इन लोगों के आ जाने से, बाहरी लोगों के आने से आदिवासी लोगों की संस्कृति समाप्त हो जाएगी, उनकी संस्कृति पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। तो ऐसे में इन लोगों ने लड़ने की ठानी, और इन्होंने अपने सशस्त्र समूह बना लिए, आदिवासी संगठन बना लिए, और इन्हीं संगठनों को अब हिंसा से दूर ले जाने के लिए और भारत की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये तो समझौते की बात हुई। इसके अलावा समझौते में किस तरह के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों की बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे विशेष प्रावधान यही है कि समझौते के माध्यम से भारत में, खासतौर पर असम क्षेत्र में जो सशस्त्र विद्रोह जारी है, उस विद्रोह को समाप्त किया जाएगा, उस विद्रोह को बंद किया जाएगा। इस पूरे समझौते के माध्यम से तकरीबन 1200 कार्यकर्ताओं ने, 1200 आदिवासी लड़ाकुओं ने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है। इसके अलावा इस पूरे समझौते के माध्यम से आदिवासी कल्याण एवं विकास बोर्ड की स्थापना की भी बात की जा रही है, जिस बोर्ड के जरिए मुख्य तौर पर असम में आदिवासी लोगों के कल्याण पर जोर दिया जाएगा। ये जो पूरा बोर्ड होगा, ये इस बात पर जोर देगा कि किस तरह से असम में जो आदिवासी लोग मौजूद हैं, उनको, उनका डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए, उनके विकास पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार विद्रोहियों के पुनर्वास और उनके पुनर्स्थापन पर भी जोर देगी,
और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार असम क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके निर्माण के लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का पैकेज भी लेकर आएगी। इसके अलावा ये जो पूरा समझौता रहा ये इस लिहाज से भी विशेष रहा कि बीते कुछ दिनों से भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों के हिस्से के तौर पर सरकार ने पिछले कुछ समय में बहुत सारे समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में 2019 का ब्रू रियांग समझौता, इसके अलावा 2020 का बोडो समझौता, 2021 का कार्बी आंगलोन समझौता और 2022 का असम मेघालय अंतरराज्य सीमा समझौता शामिल है। ये जो अंतरराज्य सीमा समझौता था, ये समझौता मुख्य तौर पर असम और मेघालय के बीच जो सीमा विवाद जारी है, उस विवाद को सुलझाने के लिए किया गया था। तो ये तो विवाद की बात हुई। इसके अलावा क्योंकि असम का जो क्षेत्र है वो मुख्य तौर पर छठी अनुसूची के तहत आता है, तो उस छठी अनुसूची को जान लेना भी ज़रूरी है। भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची है, जो 6th शेड्यूल है, उस शेड्यूल को मुख्य तौर पर भारत में जो अविभाजित असम था, उसके आदिवासी क्षेत्रों को प्रशासित करने के लिए लाया गया था। क्योंकि असम का ये जो आदिवासी क्षेत्र है, इसमें तकरीबन उस समय 90% से ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते थे। लेकिन वर्तमान समय में असम का ये जो पूरा क्षेत्र है, ये 4 राज्यों में डिवाइड हो गया है। 4 राज्य कौन-कौन से? तो इसमें असम शामिल है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। तो वर्तमान समय में ये जो छठी अनुसूची है, ये इन 4 राज्यों पर लागू होती है। कौन-कौन से? तो इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। क्या-क्या प्रावधान है इस छठी अनुसूची में? तो छठी अनुसूची जो है वो मुख्य तौर पर 2 आर्टिकल से जुड़ी हुई है। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 244(2) और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 275(1). क्या प्रावधान है इनमें? तो इनमें मुख्य तौर पर असम में इसके अलावा जो 4 अन्य राज्य हैं, उन राज्यों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों के गठन की बात की गई है। ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के गठन की बात की गई है, जो कि आदिवासी क्षेत्रों का नियंत्रण करेगा, प्रशासन करेगा और प्रबंधन करेगा। ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, इन काउंसिल्स को आदिवासी क्षेत्रों में इनका जो क्षेत्राधिकार है, वहाँ पर तमाम तरह के नियम और कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, ये भूमि के मामले पर कानून बना सकते हैं, जंगल पर, खेती पर, विरासत पर, स्वदेशी रीति रिवाज पर और परंपराओं के विषय पर कानून बना सकते हैं। इसके अलावा इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को उस क्षेत्र में जो विशेष क्षेत्र इनका है, वहाँ पर भूमि कर वसूलने का भी अधिकार है और दूसरे तरह के कर भी वसूल सकते हैं, ताकि इनको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी जा सके, एक स्वतंत्रता दी जा सके। तो इस तरह से हम ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, इन काउंसिल्स को लघु राज्य, माइक्रो स्टेट के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि इन काउंसिल्स को तमाम विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं, तमाम कार्यपालिका की शक्तियां और तमाम न्यायपालिका की शक्तियां प्राप्त होती हैं। हालांकि इनकी जो न्यायिक शक्तियां हैं, वो शक्तियां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों के अधीन होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह के न्यायालय द्वारा यदि एडीसीज द्वारा कोई डिसीजन दिया गया है, तो उस डिसीजन को आप आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में या फिर उस राज्य के हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो ये तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की बात हुई, छठी अनुसूची की बात हुई। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि सरकार द्वारा गृह मंत्रालय द्वारा इस पूरे अधिनियम के नियमों को अधिसूचित किया गया था, नोटिफाइड किया गया था। क्या-क्या है प्रावधान इस पूरे अधिनियम में? इसके प्रावधानों की बात करें तो इसमें सबसे पहला और सबसे विशेष प्रावधान यही है कि सरकार इस पूरे अधिनियम के ज़रिए न केवल अपराधियों के डेटा को एकत्र कर सकती है, बल्कि इस अधिनियम के ज़रिए जो आरोपी व्यक्ति हैं, उन आरोपी व्यक्तियों के शारीरिक और जैविक नमूनों को भी एकत्र किया जा सकता है। ये जो नमूने एकत्र होंगे, जो सैंपल लिए जाएँगे, वो सैंपल मुख्य तौर पर सेक्शन 53 और सेक्शन 53 ए के तहत इस पूरे डेटा को एकत्र किया जाएगा। कौन-कौन सा डेटा है? तो डेटा में इस पूरे डेटा में फिंगरप्रिंट शामिल है, हथेली के प्रिंट शामिल है, फुटप्रिंट शामिल है, फोटोग्राफ शामिल है, आइरिस और रेटिना का जो भी इम्प्रिंट होता है वो शामिल है। इसके अलावा आवाज़ के नमूने शामिल हैं, हमारी हैंडराइटिंग शामिल है। तो इस तरह के तमाम डेटा को एकत्र करने की बात की जा रही है। इसके अलावा एक विशेष प्रावधान इस अधिनियम में ये भी शामिल किया गया है कि सरकार निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार या फिर हिरासत में लिए गए व्यक्ति के डेटा को भी एकत्र कर सकती है। पहले इस तरह का प्रावधान शामिल नहीं था। पहले केवल दंडात्मक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति के डेटा को ही एकत्र किया जा सकता था।
लेकिन अब इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इस पूरे अधिनियम में एक विशेष प्रावधान ये भी है कि जो एनसीआरबी है, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये एनसीआरबी शारीरिक और जैविक नमूने के लिए एक डेटा रिपोजिटरी के तौर पर काम करेगी। यानी यहाँ पर तमाम डेटा को एकत्र किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, और ये जो डेटा होगा ये तकरीबन 75 सालों तक यहीं पर सुरक्षित रहेगा, ताकि भविष्य में यदि कोई क्राइम आता है तो उस क्राइम को आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो ये तो एनसीआरबी की बात हुई। इसके अलावा एक विशेष सवाल ये भी उठता है कि आखिर हमें इस तरह के अधिनियम की जरूरत क्यों है, क्योंकि भारत में पहले से ही बंदी पहचान अधिनियम 1920 मौजूद है, तो एक नया अधिनियम क्यों लाया जा रहा है? तो हमें एक नए अधिनियम की जरूरत है, क्योंकि ये जो 1920 वाला अधिनियम है ये बहुत ज़्यादा पुराना है और वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। तो ऐसे में इन बदलावों को भारत के कानून में परिलक्षित करने के लिए हमें नए कानूनों की ज़रूरत है, और उसी ज़रूरत को महसूस करते हुए सरकार द्वारा इस अधिनियम को पेश किया गया है। इसके अलावा इस पूरे अधिनियम में बदलाव की ज़रूरत को अभी महसूस नहीं किया गया, बल्कि इसकी ज़रूरत बहुत पहले से महसूस की जा रही थी। भारत के विधि आयोग ने अपनी 87वीं रिपोर्ट में भी इस बात की सिफारिश की थी, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम बाबू मिश्रा के डिसीजन में भी इस बात की पुष्टि की थी कि भारत में इस तरह के जो तमाम कानून हैं, जो अपराधियों के डेटा एकत्र करने से जुड़े जो कानून हैं, उन कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिए, और उन कानूनों में हमें हथेलियों के निशान, हस्ताक्षर या फिर लेखन का नमूना, इसके अलावा आवाज के नमूने को एकत्र किया जाना चाहिए। और इन्हीं तमाम सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार इस पूरे अधिनियम को लेकर आई थी, ताकि इस पूरे अधिनियम के दायरे का और ज़्यादा विस्तार किया जा सके। तो ये तो बंदियों की पहचान को लेकर जो तमाम नमूने एकत्र किए जाते हैं उससे जुड़ी हुई बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे से जुड़ी हुई है, ड्राफ्ट से जुड़ी हुई है। ये जो ड्राफ्ट है ये भारत में भारतीय दूरसंचार विभाग द्वारा पेश किया गया था, टेलीकॉम जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा पेश किया गया था, और इस पूरे मसौदे का प्राथमिक उद्देश्य भारत में टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े जो 3 कानून हैं उन 3 कानूनों को एकत्र करना है, उन 3 कानूनों को कंसोलिडेट, समेकित करना है। कौन-कौन से हैं वो 3 कानून? तो इन 3 कानूनों में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 शामिल है। इसके अलावा इसमें वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 शामिल है, और साथ ही इसमें द टेलीग्राफ वायर्स गैर कानूनी संरक्षण अधिनियम 1950 शामिल है। तो इन तीनों कानूनों को समेकित करके भारत में दूरसंचार विधेयक 2022 के ड्राफ्ट को पेश किया गया है। क्या-क्या प्रावधान है इस ड्राफ्ट में? तो बहुत विशेष प्रावधान है। विशेष प्रावधानों की बात करें तो सबसे पहला जो प्रावधान है वो ट्राई से जुड़ा हुआ है। ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई की शक्तियों को कम करने की बात की गई है, उसके अधिकारों को कम करने की बात की गई है। दरअसल पहले होता ये था कि जब भी टेलीकॉम विभाग किसी दूरसंचार प्रोवाइडर को लाइसेंस प्रदान करता था तो इससे पहले उसके लिए ट्राई से विचार विमर्श करना अनिवार्य होता था। लेकिन अब इस पूरे प्रावधान के जरिए, इस पूरे विधेयक के जरिए सरकार ने ट्राई के साथ विचार विमर्श करने की जो प्रक्रिया है उसको ऑप्शनल बना दिया है, यानी वैकल्पिक बना दिया गया है। तो अब सरकार के लिए विचार विमर्श करना अनिवार्य नहीं रह गया है। तो इस तरह से ट्राई की शक्तियों को कम कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार इंटरनेट और ओटीटी संचार सेवाओं को भी दूर संचार सेवाओं की परिभाषा में शामिल करने की बात कर रही है। ओटीटी संचार सेवाएं क्या हैं? तो इसमें आप व्हाट्सएप कॉल को शामिल कर सकते हैं, इसमें आप फेस टाइम, गूगल मीट जैसी जो सेवाएं हैं उन्हें शामिल कर सकते हैं। खासतौर पर वो सेवाएं जो कि इंटरनेट के जरिए कॉल की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत ये है कि अब तक भारत में जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उन्हें टेलीकॉम सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन वहीं उसी तरह की सेवाएं जो ओटीटी प्रदान करती हैं उन सेवाओं के लिए किसी भी तरह की लाइसेंस की व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे में जो ओटीटी सर्विसेज हैं, खासतौर पर जो व्हाट्सएप कॉल हो गई, जो टेलीग्राम कॉल हो गई, इन सर्विसेज को जो दूरसंचार कंपनियां हैं, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, उन कंपनियों की तुलना में अनुचित लाभ मिलता था। एक एक बहुत प्रॉफिट मिलता था, और इसी प्रॉफिट को कम करने के लिए जो जो एक एक प्रतिस्पर्धा हो रही है, उस प्रतिस्पर्धा को सही स्तर पर लाने के लिए सरकार ने इन ओटीटी सेवाओं को भी दूरसंचार टेलीकॉम की परिभाषा में शामिल किया है। और इसका प्रभाव ये होगा
कि अब OTT कंपनीज को भी भारत में इस तरह की सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस लेना होगा, जिसकी वजह से हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ जाएंगे, दोनों ही समान स्तर पर मुकाबला करेंगे। इसके अलावा इस पूरे प्रस्ताव के जरिए, इस पूरे विधेयक के जरिए सरकार ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी USOF का नाम बदलकर दूरसंचार विकास कोष यानी TDF कर दिया है। अब यहाँ पर पैसे कैसे आएंगे? तो इस पूरे फंड में जो पैसे आते थे वो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के वार्षिक राजस्व से आते थे। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जो हमारा TDF है यानी कि टेलीकॉम डेवलपमेंट कोष जो है, फंड जो है, उस फंड में जो पैसे आते हैं वो पैसे पहले जाकर सरकार के संचित निधि में जाएंगे यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएंगे, और उसके बाद उस फंड को निकाल कर आगे चलकर इस पूरे फंड में शामिल किया जाएगा। तो ये तो नए विधेयक की बात हुई। इसके अलावा आगे चलते हैं और दूरसंचार क्षेत्र के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो भारत का जो दूरसंचार क्षेत्र है उसके पास तकरीबन 117 करोड़ ग्राहक या फिर 117 करोड़ सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, और इन्हीं सब्सक्राइबर्स की मदद से भारत का दूरसंचार नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है। इसके अलावा भारत का जो दूरसंचार क्षेत्र है वो तकरीबन 4 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है, यानी सर्विस देने वाला, जॉब देने वाला एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और इसी की वजह से ये पूरा सेक्टर भारत की GDP में तकरीबन 8% का योगदान देता है। इसके अलावा साल 2021 में भारत सरकार ने इस पूरे सेक्टर को लेकर एक बड़ा बदलाव किया था। बड़ा बदलाव ये था कि साल 2021 में सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दे दी थी। साल 2021 से पहले इस पूरे क्षेत्र में जो FDI होता था वो मात्र 49% होता था। तो ऐसे में 100% की अनुमति देकर सरकार ने इस पूरे क्षेत्र के विकास को और ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की थी। तो ये तो दूरसंचार सेक्टर की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी अगली खबर जो है वो संसदीय समितियों से जुड़ी हुई है, यानी कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं उनसे जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि हाल ही में एक संसदीय पैनल ने राज्यसभा सचिवालय की एक समीक्षा की, उसका बहुत ज़्यादा विश्लेषण किया, और इस समीक्षा के आधार पर इस पैनल ने जो भारत में संसदीय समितियां हैं उन समितियों के कार्यकाल के विस्तार की सिफारिश की। वर्तमान समय में इन संसदीय समितियों का कार्यकाल जो है वो तकरीबन 1 साल का होता है, लेकिन पैनल ने अपनी रिपोर्ट में ये सुझाव दिया है कि इन समितियों के कार्यकाल को 2 साल कर दिया जाए। तो ये तो सिफारिश की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और संसदीय समितियां क्या होती हैं उन पर बात करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिहाज से ज़्यादा ज़रूरी है। तो संसदीय समितियों को हम सांसदों यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MPs के एक समूह के तौर पर, एक पैनल के तौर पर देख सकते हैं, जिस पैनल के सदस्यों को मुख्य तौर पर सदन द्वारा निर्वाचित किया जाता है या फिर सदन के अध्यक्ष या फिर सभापति द्वारा नामित किया जाता है, यानी या तो वो इलेक्टेड हो सकते हैं या फिर वो नॉमिनेटेड हो सकते हैं। तो सदन के जो सभापति हैं वो नॉमिनेट भी करते हैं किसी मेंबर को कि वो इस समिति का सदस्य हो सकते हैं, या फिर इलेक्शन भी होता है। तो ये तो समितियों की बात हुई। इसके अलावा ये जो समितियां हैं, ये समितियां भारत में अध्यक्ष या फिर सभापति के निर्देश पर काम करती हैं। जो सदन का अध्यक्ष होता है वो बताता है कि इन समितियों को क्या काम करना है, और इसके बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट को उसी सदन के सामने पेश करती हैं। इसके अलावा संसदीय समितियों के इतिहास की बात करें तो इनका इतिहास हमें ब्रिटिश संसद में देखने को मिलता है, और भारत में इन समितियों को अपनी जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो मुख्य तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत प्राप्त होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 की बात करें तो ये जो अनुच्छेद है ये मुख्य तौर पर भारत में सांसदों के विशेषाधिकार यानी प्रिविलेजेस से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 118 है वो संसद को अपने कार्य को संचालित करने हेतु विशेष नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है, और इसी शक्ति का उपयोग करते हुए संसद द्वारा भारत में संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक विशेष बात ये भी है कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में हमें स्पष्ट तौर पर संसदीय समितियों का जिक्र देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही एक प्रावधान विशेष ये भी है कि जो संसदीय समितियों की सिफारिश होती है वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, यानी सरकार चाहे तो समिति की रिपोर्ट को मान सकती है और सरकार चाहे तो समिति की रिपोर्ट को मानने से इनकार भी कर सकती है। तो ये तो संसदीय समितियों की बात हुई। इसके अलावा भारत की संसद में 2 प्रकार की संसदीय समितियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहले नंबर पर आती हैं स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमेटी,
और दूसरे नंबर पर आती हैं तदर्थ समितियां यानी एडहॉक कमेटी। स्थायी समितियों की बात करें तो स्थायी समितियों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये समितियां स्थायी होती हैं, परमानेंट होती हैं और निरंतर होती हैं। यानी कि ये जो समितियां हैं ये परमानेंट बेस पर काम करती हैं, ये निरंतर काम करती रहती हैं। ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित नहीं होती, बल्कि इन समितियों को गठित किया ही जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो इनकी विशेषता हुई। इसके अलावा समय समय पर हमने पहले ही बात की कि इन समितियों का जो गठन है वो हर 1 वर्ष बाद किया जाता है। इन समितियों के प्रकारों की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल कमेटी शामिल हैं, वित्तीय समितियां हैं, इसके अलावा विभागीय समितियां हैं। भारत में तकरीबन 24 विभागीय समितियां मौजूद हैं। इन 24 विभागीय समितियों में से जो 16 समितियां हैं वो लोकसभा से जुड़ी हुई हैं और जो 8 समितियां हैं वो राज्यसभा से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जांच हेतु समितियां हो सकती हैं और साथ ही सदन के जो दैनिक कार्य होते हैं उन कार्यों को संचालित करने के लिए भी स्टैंडिंग कमेटीज का गठन किया जाता है। तो ये तो स्टैंडिंग कमेटीज की बात हुई। इसके अलावा एडहॉक कमेटी की बात करें तो एडहॉक कमेटी को या फिर तदर्थ समितियों को मुख्य तौर पर विशेष उद्देश्यों के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए गठित किया जाता है। कोई एक बिल आया है संसद के सामने और उस बिल पर विचार विमर्श करने के लिए संसद एक विशेष समिति बना सकती है। लेकिन इन समितियों की सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इनका जब काम खत्म हो जाता है तो ये समितियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इन समितियों के काम की पूर्ति के बाद इनका कोई विशेष काम नहीं रह जाता, तो इसलिए इन समितियों को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये तो हुई आज की खबरों की बात। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि भारत की आईपीसी की धारा 124 ए किस विषय से जुड़ी हुई है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इस तरह की वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी और ज़ाहिर तौर पर ये पीडीएफ जो है वो आपकी तैयारी में मददगार होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।